गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इनको व्यापक अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। ये अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के जो ब्रांचेज हैं अलग अलग बनाई गई हैं, उनकी कंसेप्ट के हिसाब से उसके आधार पर इसको दो प्रकार से बांटा जाता है। जब हम सूक्ष्म इकाई का या इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है, और जब हम समग्र का अध्ययन करते हैं, एक होल यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, कंप्लीट का, या एक पूरे समाज का, एक पूरे देश का, एक पूरे विश्व का, जब हम बड़े स्केल पे अध्ययन करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्योंकि व्यावसायिक फर्मों में आर्थिक समस्याओं की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब प्रकृति अलग अलग है समस्या की, तो उसके विश्लेषण के लिए भी हमें अलग अलग विधियां चाहिए या अलग अलग अर्थशास्त्र के क्षेत्र चाहिए। तो जब हम इनका अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं तब इनको व्यष्टि और समष्टि के आधार पर बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। जब हम इंडिविजुअल इकाई के हिसाब से कर रहे हैं तो व्यष्टि कह देंगे, और जब समग्र का अध्ययन कर रहे हैं या सभी व्यावसायिक फर्मों का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको समष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है, या समष्टि आर्थिक विश्लेषण हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस। यानी इकोनॉमिक एनालिसिस करने की दो ब्रांचेज हो गई हमारी, मैक्रो और माइक्रो, समष्टि और व्यष्टि। इस लेक्चर को हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, और फिर हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के साथ। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र होता है उसके अंदर हम आपको बताए क्या अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं। यानी अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत इकाई या किसी विशिष्ट उद्योग का, किसी विशिष्ट व्यक्ति या उपभोक्ता का व्यक्तिगत मूल्य का या आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी कि इसका संबंध किससे हुआ, किसी एक व्यक्ति, किसी एक फर्म, किसी एक उद्योग से, या किसी विशिष्ट इकाई के आर्थिक व्यवहार के अध्ययन से हम जब करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, व्यष्टि। ध्यान रखने वाली बात इसके अंदर क्या आती है आपकी, कि आप एक इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जैसे व्यष्टि और समष्टि का हमारे दिमाग में विचार आया, तो इसका किसने इसको ईजाद किया, ये शब्द सर्वप्रथम ये डिस्ट्रीब्यूशन या ये शब्द किसने किए, हु कॉइन टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एक अर्थशास्त्री हुए थे हमारे, रैगनर फ्रिश। उन्होंने ये सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था और इसको समझाया था, रैगनर फ्रिश। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने इसको सर्वप्रथम बताया, या सर्वप्रथम किसने इस शब्दों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था, रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले इसका यूज़ किया था। तो आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। द परफिक्स माइक्रो इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज, और माइक्रोज का मीनिंग क्या होगा, स्मॉल। ये ग्रीक भाषा के शब्द से बनाया गया माइक्रो, उसका मीनिंग भी क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। यानी ये किसका अध्ययन करता है, इंडिविजुअल इकाई जो है उसका अध्ययन करता है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी क्या समझ में आया आपके, कि व्यष्टि मॉडल जो होता है वो पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित होता है। यानी हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति या व्यक्तियों के विशिष्ट समूहों या विशिष्ट आर्थिक अंगों का पारस्परिक प्रभाव और उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है, इंडिविजुअल यूनिट का। ठीक है, यहाँ पे आपको और डिटेल में इसको बताया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। कैसे, एज कंज्यूमर्स, रिसोर्सेज ओनर एंड बिजनेस फर्म। यानी किसका अध्ययन करेगा, ये किससे कंसर्न करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसकी, जो इंडिविजुअल्स हैं उसकी। ठीक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन मार्केट। इट एक्सप्लेन how these individual as consumer, as household, as resources owners and as producers play their part in the working of the whole economic system। तो ये क्या स्पष्ट कर, पहले समझने वाली बात क्या है कि किसका अध्ययन करेगा, इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करेगा।
फिर ये जो इंडिविजुअल यूनिट या कंज्यूमर या जो रिसोर्सेज हैं या ओनर है, ये किस हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम में अपना पूरा कार्य करते हैं और किस हिसाब से उसको प्रभावित करते हैं, इन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण होता है, उसको आगे भी 3 भाग में बांट लिया जाता है। पहला होता है इसका व्यष्टि आर्थिक स्थितिकी, दूसरा व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी और तीसरा होता है व्यष्टि आर्थिक प्रावैगिकी। स्थितिकी और प्रावैगिकी, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये भी इकोनॉमिक्स की 2 शाखाएं हैं जिसका हम आगे के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण को भी 3 रूपों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला होता है व्यष्टि आर्थिक स्टैटिक, माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक। दूसरा आपका होता है व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपैरेटिव स्टैटिक। और तीसरा होता है व्यष्टि आर्थिक प्रावैगिकी, माइक्रो डायनेमिक्स। स्थितिकी और प्रावैगिकी हम जब एक पॉइंट के ऊपर जब किसी चीज़ का संतुलन का अध्ययन करते हैं तो उसको स्थितिकी के अंदर लिया जाता है, और जब अलग अलग पॉइंट्स पर उसका संतुलन का अध्ययन करते हैं तो उसको प्रावैगिकी के अंदर या डायनेमिक के अंदर लिया जाता है। ये डिटेल से कैसे करते हैं हम आगे एक लेक्चर में देखेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि व्यष्टि के अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और उसको हम 3 तरीके से आगे बांट के इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका हम क्षेत्र हैं जिनका हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ, पहला 3 बताए इन्होंने, प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड की, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर अध्ययन किया, तो हमने किसका अध्ययन किया? व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक क्षेत्र का हमने अध्ययन किया। दूसरा इसके अंदर किसका अध्ययन आता है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा इसके अंदर आता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। चौथा इसके अंदर आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। और पांचवा इसके अंदर आता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट है इसका वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यानी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जब इसके क्षेत्र की बात करें, इनको हम स्कोप भी कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो कौन कौन से क्षेत्र का अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर? पहला थ्योरी ऑफ डिमांड, जैसे हमने किसका अध्ययन किया? मांग का। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कंजप्शन अगर अध्ययन कर रहे हैं तो भी वो किसका पार्ट है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। उपभोग का सिद्धांत, वस्तु की कीमत का सिद्धांत, साधन की कीमत का सिद्धांत और आर्थिक कल्याण। जब हम बात करते हैं डिमांड, जिसके जैसा कि हमने पीछे देखा, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारा किसके अंदर आ गया? आपका इसके क्षेत्र के अंदर आ गया, मांग के क्षेत्र के अंदर। उपभोग के सिद्धांत के अंदर हम कह सकते हैं इसको, अगर हम थ्योरी ऑफ डिमांड ना लिखना चाहें तो हम यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं? थ्योरी ऑफ कंजप्शन भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, इससे आप इसको ओब्लिक करके थ्योरी ऑफ डिमांड के साथ आप लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ कंजप्शन, क्योंकि जब थ्योरी ऑफ कंजप्शन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सारा कुछ ही आ जाता है, जैसे सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम, मांग की लोच, ये सारा जब हम अध्ययन करते हैं तो किसके अंदर आता है? ये आपका थ्योरी ऑफ कंजप्शन के अंदर ही आ जाता है। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, सेविंग, मार्जिनल यूटिलिटी, समसीमांत उपयोगिता, ये सारा अध्ययन किसके अंदर आ गया? थ्योरी ऑफ कंजप्शन के अंदर। ये था इसका पहला क्षेत्र। दूसरा इसका क्षेत्र होता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जैसे साधनों के संयोग का, उत्पादन फलन, उत्पादन के व्यक्तिगत फर्म, विशिष्ट फर्मों की क्रियाशीलता का, पैमाने के प्रतिफल, यानी जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं, पैमानों का प्रतिफल, रिटर्न ऑन स्केल की बात करते हैं। उत्पादन की लागतों का, प्रोडक्शन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी जब हम उत्पादन की लागतों के अंदर आगे के चैप्टर में अध्ययन करेंगे तो ये किसका पार्ट होगा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के उत्पादन शाखा का होगा। साधनों के अनुकूलतम संयोग का, यानी हम साधनों को किस हिसाब से प्रयोग करें कि उनसे हमें मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या उसका मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो, अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई? आपकी उत्पादन सिद्धांत के अंदर। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम इनका अध्ययन करते हैं। तीसरा आपका आता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर आपको ये बता दिया, अभी प्रोडक्शन के अंदर आप शामिल कर सकते हैं इसको। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, वस्तु की कीमत का सिद्धांत। तो जब हम विभिन्न बाजार अवस्थाओं का वस्तुओं के मूल्य निर्धारण और लाभ अधिकतमीकरण, यानी प्राइस हमें फाइनल करना है और हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, उस सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, वो आता है आपका वस्तु की कीमत निर्धारण के अंदर थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब बाजार कैसे होते हैं आपके? जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार,
जैसे कि मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे जब हम अध्ययन करेंगे, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है जिसको हम डिटेल स्टडी आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? आपकी कीमत निर्धारण के सिद्धांतों के अंदर आती है। और कीमत निर्धारण के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो किसके अंदर आ जाता है? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। मूल्य विभेदीकरण हो गया, प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें किसके क्षेत्र के अंदर आती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के कीमत निर्धारण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हम वितरण के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, या हम साधन के कीमत सिद्धांत की बात कर सकते हैं, यानी जैसे उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका वितरण हमें करना, जैसे मजदूरी का, भूमि के लिए लगान, पूंजी के लिए ब्याज, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सिद्धांत भी सारे किसके अंदर आते हैं? आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट इसका जो क्षेत्र है वो है आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स, आर्थिक कल्याण। तो जब हम आर्थिक कल्याणों के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? उपभोग, उत्पादन, वस्तु की कीमत, साधन की कीमत और आर्थिक कल्याण, यानी थ्योरी ऑफ कंजप्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, यानी ये हमने समझ लिया तो हमें क्या समझ में आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, आपको बता दिया कैसे मूल्य निर्धारण का काम करता है अलग अलग मार्केट के अंदर। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइजेस दियर क्वांटिटीज इन द इंडिविजुअल मार्केट, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एमोंग वेरियस फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करता है, वितरण का जो। और लास्ट, इट डील्स विद द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, determination of factor price and their quantities for individual market, the allocation of resources among various firms and industries, and deals with action of interaction of individual market product and factor markets. तो ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बातें। अब थोड़ा इसमें और हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण या जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये इनकम का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलता है, या इसका क्या महत्व है, इसकी क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इसकी इंपॉर्टेंस कैसे हुई कि अगर हमें, जैसे कि हम विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, विशिष्ट फर्म का, विशिष्ट व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, मांग पूर्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नीति निर्धारण के अंतर्गत बहुत उपयोगी साबित होती हैं। इनकी सहायता से जो व्यावसायिक फर्में होती है उन्हें पता लगता है कि उन्हें क्या उत्पादन करना चाहिए, कितना उत्पादन करना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए। उन साधनों के बीच में सामूहिक, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हमें पता लगता है किस सेक्टर को कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये सारे चीज़ों का योगदान रहता है, इससे हमें पता लगता है। इसलिए व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण महती उपयोगी है। इससे क्या होता है कि व्यावसायिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक होता है, यानी हेल्पफुल इन एग्रीगेट एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स। जब हम इंडिविजुअल का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें समस्याओं का ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्या लगता है, पता लगता है। दूसरा इसका महत्व क्या है? कीमत निर्धारण में उपयोगी, यूजफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, जो आपको बताई दिए। तीसरा महत्व इसका क्या है? अंतर्वैयक्तिक संबंधों के विश्लेषण के लिए उपयोगी, एनालिसिस ऑफ इंटर रिलेटेड बिहेवियर एंड डायरेक्शन इन इकोनॉमिक डिसीजन। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है व्यावसायिक फर्मों की व्यक्तिगत समस्याओं के विश्लेषण में उपयोगी है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण समष्टि विश्लेषण के एक पूरक के रूप में आगे हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का। तो जब समग्र का अध्ययन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? समष्टि। और समग्र कैसे बनेगा? सभी अलग अलग इकाइयों का आप अध्ययन करें, उनको मिला दोगे तो क्या बनेगा? समग्र। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के लिए एक बेस के रूप में काम करता है कौन? व्यष्टि विश्लेषण या व्यष्टि अर्थशास्त्र। किसके आधार के रूप में काम करेगा? समष्टि अर्थशास्त्र के आधार के रूप में काम करता है। अगला जो इसका महत्व है वो है व्यष्टि विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों में साधनों, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को दर्शाता है, यानी ये एक तरह से फ्लो बताता है आपको गुड्स का और सर्विस का किस तरफ चल रहा है। व्यावसायिक फर्मों के क्षेत्रवार समस्याओं का समाधान में सहायक होता है। लागत और उत्पादन विश्लेषण में उपयोगी है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस के लिए। लाभ नीति के नियोजन में भूमिका निभाता है। कर नियोजन में सहायक है। टैक्स प्लानिंग में, क्योंकि हम इंडिविजुअल का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें आय कर कितना लगाना है, संपत्ति कर कितना लगाना है, आयात पर कर लगाना है या नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें हम कैसे फाइनल कर सकते हैं? इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करके तो फाइनल कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या है? उपयोगी है। और सबसे बड़ा महत्व तो इसका है वो क्या है? आर्थिक मॉडल निर्माण में सहायता करता है, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। यानी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा व्यावसायिक फर्मों के वास्तविक आर्थिक घटनाओं के मॉडल बना सकते हैं। जब हम इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं तो उसके डाटा हमारे लिए ज़्यादा
यूज़फुल और ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं हमारे लिए इंटरप्रिटेशन देने के लिए, आर्थिक मॉडल बनाने के लिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि अर्थशास्त्र के सारे महत्व ही महत्व हैं, इसके कोई दोष नहीं है, तो साथ साथ हम इसके दोष भी लिख लेते हैं। आप इनके एक एक करके पॉइंट लिखते जाइए, साथ में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो जो पहली इसकी ड्रॉबैक्स या कमियाँ जो है, या डीमेरिट कह सकते हैं इनकी, या लिमिटेशंस कह सकते हैं, तो ये क्या होता है, पहला लिखो आप इसके अंदर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होता। ये किसका अध्ययन करता है, आपके इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करता है। तो हमें एक इकाई का बारे में ज़्यादा पता लगता है, समग्र अर्थव्यवस्था का हम पता इससे नहीं लगा सकते हैं। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो लिखिए, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित और अधूरा होता है, क्योंकि इंडिविजुअल होता है मोस्टली, तो सारी अर्थव्यवस्था का एक तरह से पेश नहीं करा तो अधूरा है। दूसरा इसके अंदर जैसे हम कुछ अवधारणाएं पढ़ेंगे, जैसे पूर्ण रोजगार की, या फिर जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, या एकाधिकार बाजार, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि वर्तमान में देखने को मिलती ही नहीं है, तो एक तरह से काल्पनिक ये ज़्यादा सिद्धांत इसके हैं। तीसरा इसका जो लिखिए लिमिटेशंस जो है वो है, या इसके दोष जो है वो है, समष्टि विरोधाभास की समस्या को जन्म देता है। अब प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो पैराडॉक्स, इसको आप स्टार लगा लीजिए, कई बार छोटे सवाल में पूछ लिया जाता है आपके कि समष्टि विरोधाभास कैसे जन्म देता है व्यष्टि। जैसे कि आप समझिए इसको एक उदाहरण से, कि जैसे कोई एक व्यक्ति बचत कर रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया गुण है, होना चाहिए, और हमें भी सिखाया जाता है कि बचत करनी चाहिए। लेकिन अगर पूरे देश के सारे लोग बचत करने लग जाए तो क्या होगा, यानी इंडिविजुअल सेविंग तो एक तरह से क्या है, आपके लिए वरदान है, लेकिन अगर नेशनल सेविंग सारे करने लग जाएं तो वही वरदान क्या हो जाएगा, अभिशाप। तो फिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, बिजनेस कौन चलाएगा, सारे बचत ही बचत करने लगे, खुद ही बचत कर रहे हैं सारा कुछ, तो बैंक क्या चलेगा फिर। बैंक अगर सेविंग कर रहा है, लोन दे ही नहीं रहा है, तो उसका काम कैसे चलेगा, सारे यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम समग्र के रूप में उसकी बात करते हैं तो वही सिद्धांत हमारे लिए वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। तो ये चीज़ क्या होती है, आपकी एक मैक्रो पैराडॉक्स कहलाती है, समष्टि विरोधाभास। कई बार पूछ लेता है कि समष्टि विरोधाभास क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि विरोधाभास किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। तो आपको क्या निकालना है कि जो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के जो आधार पर निकाले गए निष्कर्ष होते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, सामूहिक या सामान्य निष्कर्षों के साथ मेल नहीं खाते, और एक तरह से क्या करते हैं, विरोधाभास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जैसे बैंक की बात करें हम, तो जैसे एक व्यक्ति पैसा निकाल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक जैसे न्यूज़ आ जाती है कि ये बैंक फेल होने वाला है या देश की अर्थव्यवस्था गिरने वाली है, और सारे के सारे व्यक्ति अगर बैंकों से जाकर अपना पैसा निकालने लग जाए तो क्या होगा, सारे बैंक अगर दिवालिया नहीं भी हो रहे हैं तो भी दिवालिया घोषित हो जाएंगे। तो एक तरह से क्या होता है कि कुछ चीज़ें व्यक्तिगत रूप से तो सही होती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से ही वो क्या करती है, समस्या को जन्म दे देती हैं। तो ये सिद्धांत की क्या होगी, लिमिटेशंस, कि इसके क्या होते हैं, सिद्धांत विरोधाभास की समस्या को जन्म देते हैं, या फिर समष्टि विरोधाभास को जन्म देते हैं, मैक्रो पैराडॉक्स। लास्ट इसकी जो लिमिटेशंस है वो लिखिए आप, कई आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि विश्लेषण में संभव नहीं है। सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कांट बी स्टडीड थ्रू माइक्रो एनालिसिस। हालांकि किसी एक सिद्धांत के अंतर्गत सारे सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, सारी समस्याओं का समाधान किसी एक आर्थिक सिद्धांत के अंदर हो भी नहीं सकता है। तो वही समस्या इस सिद्धांत की है कि ये सभी जो विश्लेषण है उसको के लिए समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। जैसे कि अगर हमें राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं होती है, उनका विश्लेषण हमें किसके अंदर करना पड़ेगा, समष्टि के अंदर, व्यष्टि के अंदर होता ही नहीं है। जैसे कि आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, राष्ट्रीय नेशनल इनकम, या समाज के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम कुछ चीज़ का अध्ययन करते हैं, या बैंकिंग समस्याओं का हमें अध्ययन करना है, तो उसमें क्या होता है, सर्वथा अनुपयुक्त या अनुपयोगी साबित होता है, यानी सभी सिद्धांतों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। सारांश के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से व्यष्टि विश्लेषण मांग सिद्धांत का, उत्पादन सिद्धांत का, कीमत का, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का सभी के लिए उपयुक्त है, किंतु जब हम रोजगार, आर्थिक नियोजन, राजस्व, बैंकिंग या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो ये अनुपयुक्त होता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने इसका अर्थ, इसकी कुछ परिभाषाएं हमने देखी, इसमें किन किन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इनका महत्व देखे, इसके लिमिटेशंस देखी, और ये किस हिसाब से काम करता है और इसके स्कोप क्या क्या है, इसका हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अध्ययन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।